ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने एक कहानी का पठन करेंगे। बीए प्रथम वर्ष में जो प्रतिनिधि कहानी नाम से संग्रह लगता है, उसी में से एक कहानी है। कहानी का नाम है बूढ़ी काकी, लेखक है इसके प्रेमचंद। विद्यार्थियों, जब कहानी की बात होती है, कहानी के विकास की बात होती है, तो उसमें तो किसी भी विधा का अपने विकास देखते हैं ना, तो उसमें एक केंद्र बिंदु लिया जाता है। उस केंद्र बिंदु को आधार बनाकर फिर उस युग का एक तरह से अपने विवेचन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो कहानी की बात होती है तो उस कहानी में वो आधार बिंदु प्रेमचंद है। तो कहानी का विकास की जब भी बात हो तो कहानी का प्रेमचंद युग, प्रेमचंद पूर्व युग और प्रेमचंद पश्चात युग, इस तरह कहानी का विकास देखा जाता है। कहानी विधा आधुनिक काल की देन है और लगभग सन 1900 से कहानी का जन्म अपने मानते हैं। पहला जो युग है यानी जो प्रेमचंद पूर्व युग है, उस प्रेमचंद पूर्व युग में कहानी अपना मार्ग तलाश कर रही है। एक शैशव काल में, बचपन में है कहानी, तो कुछ गिरती संभलती कहानी में चल रही है। कई उस दौर के कहानीकार है। उस दौर की जो एक अपने खोज कहेंगे तो उसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था। इसे अपने पहली आधुनिक हिंदी कहानी मान सकते हैं, जैसा डॉक्टर नामवर सिंह ने भी कहा है। उस युग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रेमचंद पूर्व युग की आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी और तमाम जो अपने अन्य आलोचक विश्लेषक रहे, उन्होंने यही कहा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कथ्य के तौर पर, शिल्प के तौर पर एक कहानी के रूप में बड़ा सशक्त है। तो उसके बाद में युग प्रेमचंद जी का आता है। पहले युग और प्रेमचंद युग, इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर यही है कि प्रेमचंद जी ने कहानी को यथार्थ के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। यानी इससे पहले जो कहानी होती थी उसमें कल्पना का पुट अधिक रहता था। अपने कुछ कहानियों को छोड़ दें पीछे के काल की, प्रेमचंद जी से पूर्व की, अन्य तमाम कहानियों में कल्पना अधिक रहती है और वास्तविकता से बहुत ज्यादा परे वो कहानी है जो लेखक, जो पाठक का एक बार तो मनोरंजन करती है, एक बार उसे बुलाती है अपने पास, लेकिन फिर धीरे धीरे जो पाठक है वो उससे उबता है। पाठक को सदैव काल्पनिक घटनाओं में रुचि नहीं रहती, वो यथार्थ जानना चाहता है। यथार्थ चाहे वो सुखद हो चाहे दुखद हो, कैसा भी हो, यथार्थ यथार्थ ही होता है। तो प्रेमचंद जी ने एक आदर्शमुख यथार्थ की बात की थी, एक ऐसा यथार्थ जो आदर्श की दिशा के अंदर जाता है। इस तरह की कहानियां प्रेमचंद जी ने लिखी। कहानी के उस दौर को अपने, जो सन 1915 के अंदर कहानी आई अपने, उसने कहा था। फिर उसके बाद का युग अपने लगभग माने 1917-18 का जो युग है, उससे बाद 1936 तक का ये जो समय है, ये प्रेमचंद जी के उस लेखन से आलोकित प्रकाशित रहा। कहानी और कथा यानी उपन्यास के उस युग में प्रेमचंद जी ने जो कहानी के अंदर अधिक प्रेमचंद जी को सफलता मिली, उसका कारण उनकी भाषा भी है। कथ्य उनका मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनकी भाषा इतनी अच्छी, इतनी सरल, आम भाषा जैसे अपने कहें, हिंदुस्तानी भाषा जिसकी वकालत महात्मा गांधी ने की थी, उसी तरह की भाषा प्रेमचंद जी लेकर आए। प्रेमचंद जी जब लेखन के क्षेत्र में आए, सबसे पहले जन्म इनका 1880 में हुआ, अपने को पता है क्योंकि अपने पीसीस पढ़ते आ रहे हैं। प्रेमचंद जी को 1880 में लम्ही नामक गांव में इनका जन्म हुआ और फिर उसके बाद में इन्होंने जो लेखन आरंभ किया वो इन्होंने नवाब राय के नाम से, धनपत राय के जन्म का नाम है, और नवाब राय नाम से इन्होंने उर्दू में लेखन कार्य आरंभ किया। सोज़े वतन नाम का इनका पहला जो संग्रह था उसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया, क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति से संबंधित उन्हें उनके जो चापलूस, उनके जो जासूस थे, उन्होंने बताया कि साहब इसमें तो देशभक्ति से संबंधित कहानियां हैं। तो वो कहानी संग्रह जब्त हो गया कहानी संग्रह, और नवाब राय की तलाश भी होने लगी कि कौन है लेखक। तो प्रेमचंद जी वहां से फिर हिंदी में आए प्रेमचंद के नाम से, यानी धनपत राय पहले नवाब राय बने और फिर उसके बाद में हिंदी कहानी में आ गए वो प्रेमचंद के नाम से। यहाँ पर उन्होंने जो अद्भुत कहानियां लिखी, और उन्होंने कहानी के लिए कहा भी, भाषा के लिए, कि भाषा जो मान लीजिए हिंदी है तो संस्कृत हिंदी से परे जो आम बोलचाल के हिंदी के शब्द हैं, और उर्दू जिसमें अरबी फारसी के शब्दों को निकालकर जो आम बोलचाल के उर्दू के शब्द हैं, हिंदी और उर्दू का ऐसा मिश्रण, ऐसा मिला जुला रूप जिसे उन्होंने हिंदुस्तानी
नाम दिया और इसी में उन्होंने अपना तमाम लेखन कार्य किया। तो इसीलिए उनकी कहानी जो थी वो अधिक प्रसिद्ध हुई, कहानी के क्षेत्र में वो अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। इसी कारण से उन्हीं के समय जयशंकर प्रसाद का भी उदय हुआ, उन्होंने भी कहानी के क्षेत्र में वो आए। 69 कहानियाँ जयशंकर प्रसाद ने लिखी। प्रसाद जी के पास अद्भुत प्रतिभा बनी जयशंकर प्रसाद, जो कविता के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हुए। कहानियाँ उनकी प्रसिद्ध भी हैं, बहुत सी कहानियाँ। लेकिन प्रेमचंद जितनी सफलता उन्हें कहानी के क्षेत्र में इसीलिए नहीं मिली कि उनकी भाषा जो है वो संस्कृत निष्ठ हिंदी है और प्रेमचंद जी की भाषा आम भाषा है। इसी कारण प्रेमचंद जी को कहानी में या कथा में सफलता मिली, उनके नाम से युग बना प्रेमचंद जी। आज अपने पास उनकी कहानी है बूढ़ी का के नाम से, बड़ी प्रसिद्ध ये कहानी है। एक ऐसी महिला की कहानी है जो बुजुर्ग है, बूढ़ी है, और समय के साथ उसके जो संतानें हैं वो नहीं रही और साथ ही पति भी नहीं रहे, तो अकेली है वो काकी। तो अपने एक भतीजे के साथ रहती है। काकी के पास संपत्ति है, उस संपत्ति से वार्षिक प्रेमचंद जी लिखते हैं कि 200 रुपए के लगभग उन्हें आय होती है। उस जमाने की बात है, ये आज से लगभग 100-125 साल पहले की कहानी। तो उसमें इतनी उनको आय हो जाती थी जो भतीजा उस आय को लेता। अभी काकी जो है, उस काकी का एक, चूंकि बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, बचपन और बुढ़ापे में ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो काकी की तमाम इंद्रियां लगभग निष्क्रिय हैं। प्रेमचंद जी लिखते हैं, उनकी कहानी अपने पढ़ेंगे भी अक्षरश में, लेकिन पहले मैं कहानी को खाता पढ़ा बताऊँ तो उसके अंदर तमाम इंद्रियां निष्क्रिय लगभग हो चुकी है। एक जिब्बा जो है वो बड़ा उनकी सक्रिय है, तो उन्हें खाने का बड़ा शौक है। एक दिन भतीजे के बेटे का तिलक है, टीका है उसका, तो उसके सिलसिले के अंदर घर के अंदर खूब सारे मेहमान आने हैं, मिठाइयाँ बन रही है, फलाना सारी चीज़ें हो रही है। अब काकी जो है वो अपनी नाक से उस तमाम चीज़ों को सूंघ रही है। उसे लग रहा है कि आज बड़ा आयोजन है, तो अपने को नरम नरम पूड़ियाँ मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये सब चीज़ें। तो अब क्या है कि उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है कि रहा नहीं जाता और आके वहाँ बैठ जाती है कढ़ाई के पास, जहाँ पर ये पूड़ियाँ वगैरह छन रही है और समोसे बन रहे हैं, साथ ही गुलाब जामुन बन रहे हैं, अन्य मिठाइयाँ बन रही है। तो काकी वहाँ उस कढ़ाई के पास आके बैठ जाती है। अब भतीजे की बहू भाग दौड़ के काम कर रही है इधर, अचानक से काकी को देखती है, वो ये काम बैठी है, तो उसे ले जाके कमरे के अंदर छोड़ा और बोल देती है कि अब बाहर नहीं निकलना है, बस यहीं रहना। अब बेचारी काकी इंतजार कर रही है। अब समय जो है, कल्पना जो होती है वो समय को जल्दी जल्दी व्यतीत करती है। काकी को लग रहा है कि मेहमान आ गए हैं, इस तरह पंक्तियाँ लग रही है, लोग भोजन कर रहे हैं और अब इस तरह से लोगों ने भोजन कर लिया है, तो समय उनके हिसाब से तो बहुत हो गया। तो फिर वो धीरे से अपने कमरे से उकड़ू होकर निकलती है, इधर मेहमान उस समय भोजन कर रहे होते हैं। अचानक से वो मेहमान देखते, अरे ये कौन आ गया। तो तमाम मेहमान वहाँ से यूँ उठने का उपक्रम करते, इतने में भतीजा जो है वो देख लेता है, वहीं उनको खाना खिला रहे, तो अपने हाथ में रखी जो भी वस्तु होती है, पूड़ियाँ होती है, उनको धम से पटक के काकी को लगभग घसीटते हुए लाके कमरे में पटक देता है और कमरा बाहर से कर देता है बंद। अब इस सारे आयोजन में बेचारी काकी फिर ये सोच रही कि मैं क्यों गई बाहर, ना मैं गलत चली गई मेहमानों के बीच में, अब मैं जाऊँगी भी नहीं जब तक कोई मुझे ना बुलाए, ऐसा कह रही है। और फिर पड़ी रहती कमरे में। अब इधर क्या है कि मेहमान सब खा लेते हैं, अब भूल जाते हैं इतने आयोजन में सभी काकी को। बस एक भतीजे की जो बेटी लाडली, वो काकी का स्मरण से रहता है कि भाई काकी ने भोजन नहीं किया, ये क्या बात हुई। तो वो माँ से डरती भी है कि अगर कल को मैं उसके पास जाऊँ कुछ लेके तो माँ नाराज हो जाएगी। तो वो भी रात का इंतज़ार करती है। रात हो गई, लगभग 11-12 बज गए होंगे, तो वो धीरे से अपने स्थान से उठती है और अपनी जो गुड़िया है उसकी खेलने वाली, उस गुड़िया के डिब्बे में उसने काकी के लिए अपने हिस्से की पूड़ियाँ उसमें रख ली और जो भी थोड़ा बहुत सामान वो रख सकती थी उसमें रखा और रख के और वो धीरे से उठती है अपने बिस्तर से और काकी के कमरे में। काकी भूखी है, उसे नींद कहाँ आ रही है। अचानक से ये लाडली जाती है और काकी को उठाकर वो पदार्थ उसके सामने रखती है। काकी एक ही झटके में वो सारा छट कर जाती है और कहाँ है। तो वो अपनी उस पोती को कहती है, उस लाडली को कहती है कि मुझे उस स्थान पे ले चलो जहाँ पर ये खाने पीने की वस्तुएं या भोजन करने के बाद में ये जो सामान फेंका, यानी जूठन जो फेंकी गई, मुझे वहाँ ले चलो।
गलीच कोई दृश्य हो नहीं सकता, उससे बुरा कोई दृश्य हो नहीं सकता। 80 साल के एक बुजुर्ग ब्राह्मण की पत्नी जब वहाँ पे जूठन के अंदर से पदार्थ निकाल कर खा रही है, ऐसा प्रेमचंद जी ने अपनी कलम से जो लिखा, भाव विह्वल अपने हो जाते हैं इस कहानी को पढ़ते हुए। फिर उसके बाद में अचानक से भतीजे की जो बहू है उसकी आंख खुलती है और देखती है लाडली वहाँ पे नहीं है, तो वो लाडली की खोज में उठ के जाती है, उस स्थान पे जाती है जहाँ पे ये दुष्कृत्य हो रहा है कि एक बुजुर्ग ब्राह्मण महिला जूठन में से पूड़ियाँ और दही वगैरह जो भी पदार्थ से मिल रहा है वो खा रही है, पत्थरों को चाट रही है। तो यूँ समझे कि प्रेमचंद ने अपनी उस पात्र का वो जो बहू है भतीजी, उसका हृदय ऐसा परिवर्तित किया कि वो लज्जा से यूं पानी पानी हो जाती है। उसे लगता है कि उसने ऐसा कार्य कर दिया, ये जो काम करने में उसका ही रोल है। अब इसकी संपत्ति से हम लोग खा रहे हैं, इतने लोगों ने भोजन किया, आज मेरे बेटे का टीका था और इतने लोगों ने भोजन किया, और ऐसे में एक महिला जिसकी संपत्ति से इतना भरा आता है जिससे हम लोग मतलब खुश रहते हैं, खा पी लेते हैं, और उसको आज के दिन कुछ भी मैं न दे पाई, तो कितना मैंने दुष्कृत किया। फिर वो जाती है, थाल को सजाती है और उसके अंदर बहुत सारे ये खाने पीने की वस्तुएं सजा के काकी को बड़े प्रेम से उठाती है और कहती है, काकी आओ भोजन करो। और काकी जो है अब तक की जितनी घटनाएं हैं, तमाम घटनाओं को, बुरी बातों को भूल कर उस भोजन को कर रही है और अपनी आत्मा से आशीष दे रही है अपने उस बहू को। ये प्रेमचंद का लेखन है। कथानक के तौर पर कहानी मजबूत है, भाषा के तौर पर अत्यधिक मजबूत कहानी, और इतनी यूँ समझो कि कसी हुई कहानी है, इतनी बधी हुई कहानी है कि इस कहानी से कोई वाक्य निकालना तो दूर की बात है, आप एक शब्द तक नहीं निकाल सकते। ये कहानी थी बूढ़ी काकी, जिसका अपने वाचन करते हैं, कुछ आज की कक्षा में, कुछ आगे की कक्षा में। प्रेमचंद लिखते हैं, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उसकी इच्छा के विपरीत करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना नहीं था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, मतलब लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती थी कि मैं चूक गई इस सारी चीज से। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका है, बहुत लंबा समय व्यतीत हो चुका है। बेटे तरुण हो होकर चल बसे, अब एक भतीजे के सिवा और कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे की जो अक्सर किए जाते हैं, परंतु वे सब केवल कुली दीपों के दलालों के दिखाए हुए सब्सबाब थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। अब इतना कुछ आ जाता था, लेकिन फिर भी बूढ़ी काकी को भोजन भी बड़ा मुश्किल से भतीजा दे पाता था, जिसने बहुत बड़े वादे किए थे जब संपत्ति बूढ़ी काकी उसके नाम कर रही थी। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं था। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनकी कोष पर कोई आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, सही, पर ईश्वर से करती थी, अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न करती थी जितनी बुद्धिराम की भल मनसाह। यानी बुद्धिराम, प्रेमचंद जी लिखते हैं कि बुरा नहीं था, लेकिन उसी समय तक भला था जब तक कि उसका जो कोष है, उसके जो रुपए, उन पे आंच न आए। बातें करवाते रहो बुद्धिराम जी से कितनी चाहिए, लेकिन जब भी वो बातें यथार्थ रूप में बदलने का समय आता है, यानी कुछ पैसे लगाने का समय आता, तो बुद्धिराम जी की बुद्धि जो फिर जाती। इधर रूपा जो थी वो कुछ ठीक थी, वो भगवान से डरती थी। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था, है ना, आदमी है तो कभी कभी उसको ये लगता भी था कि मैं ये गलत हूँ, लेकिन फिर वही बात, पैसे की जहाँ बात आती तो उनकी बुद्धि और विवेक सारे हरिण हो जाते। विचार थे कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाया। मन में ये सोचते भी थे कि देखो मैं कितना गलत कार्य कर रहा हूँ, लेकिन इस बात की सूखी सहानुभूति थी, विकलांग श्रद्धा थी
जो बस उसको मतलब उसको यथार्थ में परिणित नहीं हो पाती थी, क्योंकि परिणित करने के लिए पैसे चाहिए और पैसे बुद्धिराम जी खर्चने को तैयार नहीं थे। यहां तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वो आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का ये रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और सताया करते। अब ये जो बेटे थे उसके बुद्धिराम, वो इस बुढ़िया को और भी सताते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई ऊपर पानी की कुल्ली कर देता, कोई चीख मारकर रोता। काकी जब चीख मारकर रोती, परंतु ये बात प्रसिद्ध थी कि वो केवल खाने के लिए रोती, अतः उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी, यद्यपि उपद्रव शांति का ये उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। यानी ये जो लड़के थे, अब लड़के जैसा देखते थे अपने पिता को वैसा ही वो करते थे, काकी को छेड़ते थे तो काकी बेचारी रोने चिल्लाने लगती, तो रोने चिल्लाने लगती तो रूपा आती कई बार बच्चों को भी डांटती, लेकिन उससे यूं लगता कि काकी खाने के लिए रोती है, इसलिए ज्यादातर लोग उनके ये जो अंदर से निकली हुई पीड़ा थी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी, यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुरक्षित थी। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया। अब उसके पास जो खाने की वस्तु होती थी, मिठाई वगैरह, ये उसके दोनों भाई उससे छीन लेते। अब उसको शरण मिलती काकी के पास, क्योंकि काकी के पास जब ये लड़के आते तो काकी उनको गालियां देती, चिल्लाती, इसलिए बच्चे उनके पास नहीं आते थे लड़के। और ये लड़की जो थी वो काकी के पास बैठ के खाती थी, तो काकी के लालच के कारण, उसकी लोलुपता के कारण प्रेमचंद जी लिखते थोड़ा महंगा तो पड़ता उसको लाडली को, क्योंकि कुछ देना पड़ता काकी को, लेकिन अपने भाइयों से उसे अच्छा था। काकी उसे ज्यादा परेशान नहीं करती थी, कुछ खाने को काकी को मिल जाता। इस तरह उन दोनों के अंदर एक सहानुभूति का प्रेमचंद जी लिखते हैं आरोपण हो गया, सहानुभूति उग गई थी उन दोनों के मध्य। यह था पहला खंड कहानी का। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नृत्यों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट बिरदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाहवाही पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। ये प्रेमचंद जी की लेखनी है, उदाहरण के जरिए बात को आगे पहुंचाती है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। अब ये अंग्रेजी पढ़े लिखे कुछ अपने आप को सभ्य समझने वाले लोग इन बातों में रुचि नहीं, उन्हें लग रहा था यार क्या बकवास कर रहे हैं ये सारे लोग, लेकिन ये माहौल को खुशनुमा बना रहे थे। ये नाई बाई जितने भी लोग भाट वगैरह ये सब गा बजा रहे थे। ये क्या आयोजन था? प्रेमचंद बताते हैं आगे कि आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, ये उसी का उत्सव। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ा चढ़ रही थी, एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे, एक बड़े डंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसालों की क्षुधावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली। ये वातावरण है, इसके लड़के का टीका है। इस तरह से ये मिठाइयाँ, ये सब्जियाँ वगैरह, कचौरियाँ वगैरह ये सब बन रही है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। ये स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी कि संभवतः मुझे पूड़ियाँ न मिलेंगी। इतनी देर हो गई है, कोई भोजन लेकर नहीं आया, मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। ये सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अशकुन के भय से ये बुरा होगा, आज शुभ का समय, रोंगी तो ठीक नहीं देगा, इस डर से वो रो नहीं सकी। अन्यथा दूसरा दिन होता और अब तक रोटी न मिलती तो काकी शायद रोने लगती, लेकिन आज बेचारी डर के मारे रो नहीं पाई। आह कैसी सुगंधी है, अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों ही के लाले पड़े तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पूड़ियाँ मिले। ये विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में भूख सी उठने लगती थी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया था। प्रेमचंद की कहानी में अक्सर संवाद छोटे होते हैं, लेकिन इतने सुंदर होते, इतने अच्छे होते हैं
और भाषा के तौर पे आप कहानी को पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई शब्द नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जो अपनी समझ से परे हो। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं है। दोनों छोकरे सदा दिक किया करते हैं, परेशान किया करते हैं। आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। अब इतना ही पता लग जाए कि बन क्या रहा है तो भी कुछ थोड़ा सा ये तसल्ली मिले काकी को। लेकिन छोरे नहीं आ रहे और लाडली भी नहीं आई। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठ में। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी। कढ़ा से गरम गरम निकलकर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ बात और होती है ना। पुष्प कहीं अपने घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन कहीं वाटिका में चले जाएं, किसी उपवन में चले जाएं, किसी बगीचे में चले जाएं, तो वहाँ की जो सुगंध है वो कितनी अच्छी लगती है। तो काकी कहती है कमरे में बैठी सूंघ रही हूँ, इससे अच्छा कढ़ाई के पास चली जाऊँ, वहाँ सूंघूंगी तो कुछ आनंद और मिलेगा। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर पूरा खड़ा नहीं हो सकती। हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। अब आ गई कढ़ाई के बिल्कुल समीप। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। कोई धैर्य नहीं था, बस इतना है कि देख बढ़ रही है, जैसे कुत्ता देखता रहता है उसी तरह से बस देख रही है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने कहा भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा अभी भोजन में कितनी देरी है, कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ती दौड़ती व्याकुल हो गई थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने ये न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, लेकिन इतना अवकाश भी नहीं कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर चले। वो भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। अब ये भी तो देखना है, बीन की माँ है तो सारी चीज को संभालना है उसे भाई। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसनी बैठी हुई है, मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, है ना। या इस स्थिति के अंदर बुद्धि और विवेक ने साथ छोड़ दिया, क्रोध के अंदर भर गया। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है उसी प्रकार वो बूढ़ी काकी पर झपटी और दोनों हाथ झटक कर बोली ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान का भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी चीज, दिन भर खाती न होती तो न जाने कैसी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को भी नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाई रहती है। डायन न मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी, नाक कटवा कर दम लेगी। इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। अब इतना कह दिया उस क्रोध के। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रहती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी की ओर आकर्षित हो गई थी। नदी में जब कगार का कोई वृद्ध खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। ये कहानी के 2 अंक थे जिनमें आपने पढ़ा कि किस तरह से बूढ़ी काकी जो है वो बेचारी खाने के लिए दौड़ती है, भागती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अंत में जब वो वहाँ पर जाती है कढ़ाई के पास, तो ऐसे में रूपा जो थी वो अपना धैर्य खो देती है और बूढ़ी काकी को बहुत सुनाती है, लेकिन बूढ़ी काकी कुछ नहीं बोलती, अपने दुखी हृदय को लेकर अपनी कोठरी की तरफ प्रस्थान करती है। आगे क्या होगा कहानी में